नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश की खबरों में आगे बढ़े उससे पहले बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। खैरागढ़ उपचुनाव में काउंटिंग लगातार जारी है। न्यूज 18 पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे आपको दिखा रहे हैं। 13,000 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे चल रही हैं। वोटों की गिनती लगातार जारी है। पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। 13,000 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे चल रही हैं। वोटों की गिनती लगातार जारी है। वोटों की गिनती लगातार जारी है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल की। और बड़ी खबर है भोपाल से। जेएमबी आतंकी केस में एनआईए ने केस डायरी एटीएस से ले ली है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ ही तमाम दूसरे दस्तावेज भी लिए गए हैं। आज शाम तक एनआईए की टीम भोपाल से दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली में तमाम दस्तावेजों के अध्ययन के बाद आगे का एक्शन एनआईए लेगी। ऐशबाग में से जेएमबी के आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद लगातार पूछताछ हो रही थी। और अब इसी मामले में ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आज शाम को एनआईए की टीम भोपाल पहुंचेगी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के दस्तावेज एनआईए ने लिए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोज, कई सारे दस्तावेज जो एनआईए ने ले लिए हैं और अब आज जो है एटीएस भोपाल पहुंच रही है, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? जी बिल्कुल, पहले ही एनआईए ने इसकी जांच जो थी वो अपने हैंडओवर कर ली थी, लेकिन क्योंकि प्रक्रिया है कागजी, उसको पूरा करने के लिए एनआईए की टीम लगातार भोपाल में बनी हुई थी। और उसके बाद जो है एनआईए ने आज जो है जो अधिकारी हैं टीएस के, उनसे मुलाकात करके जो तमाम केस डायरी इस पूरे मामले से जुड़ी उस केस डायरी को लिया, जांच रिपोर्ट को लेने का काम किया। इसके अलावा जो भी दस्तावेज इस पूरे मामले से जुड़े थे, जो कि आरोपियों से भी बरामदी हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जो है वो कलेक्ट करने का काम किया गया। तो पूरे दस्तावेज इस केस से जुड़े हुए उनको लेकर अब जो है आज शाम तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एनआईए की टीम जो है वो दिल्ली जाएगी और वहां पर एक दो दिन में इस पे मंथन होगा तमाम अभी तक की एटीएस की जांच में। और एटीएस के अधिकारियों से जानकारी एनआईए की टीम ने जो हासिल अभी तक की है केस लेने के बाद, तो अब आगे का एक्शन किस तरीके का होगा, क्योंकि इस पूरे मामले के तार मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, असम से भी जुड़ा है। और बांग्लादेश से जिस तरीके से एंट्री इंडिया के अंदर की अवैध रूप से, उसको लेकर भी जो अभी तक के जो एविडेंस हाथ लगे हैं एजेंसियों के, वो भी काफी चौंकाने वाले। यही कारण है कि इस पूरी कनेक्टिविटी तक पहुंचने के लिए एनआईए की जो टीम है, जो स्पेशल टीम बनाई गई है इस पूरे संगठन को लेकर, उस तक पहुंचने के लिए ये टीम लगातार अब जो है इन आतंकियों से आगे पूछताछ करेगी, क्योंकि और भी कई जानकारी इनसे अभी लेना बाकी है। क्योंकि कई स्लीपर सेल मध्य प्रदेश के अलावा करीब 10 राज्यों की जानकारी जिस तरीके से सामने आई थी, वहां पर नेटवर्क को बनाने का काम किया, स्लीपर सेल को बनाने का काम इन आतंकियों ने किया है। तो ये मामला अब जो है एनआईए के हैंडओवर पूरी तरीके से हो गया। एनआईए इसमें एफआईआर भी दर्ज कर चुकी है, लेकिन आगे की रणनीति किस तरीके की रहेगी, इन जो आतंकी जो कि भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है उनको कब तक रिमांड पे लेके आगे की पूछताछ एनआईए करेगी, इसको लेकर रणनीति बनना है। आगे किस तरीके से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में लेके किस तरीके के इनपुट अभी तक सामने आए, उसको किस तरीके से वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी, मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में फैले नेटवर्क तक कैसे पहुंचा जाएगा। और आखिरकार जो कई ब्लास्ट में इन आतंकी का नाम था, इन आतंकी संगठनों का नाम था, तो उस संगठन की कनेक्टिविटी को कोई सीमी से लेके दूसरे पीएफआई तमाम संगठन की एक कनेक्टिविटी भी सामने आई। तो एनआईए ने यही कारण था कि इस पूरे मामले को अपने हैंडओवर लिया था और अब जो कागजी कार्रवाई उसको पूरा करने का काम अब एनआईए ने किया। अधिकारियों से एटीएस के बात की है, तमाम जानकारी
उनसे भी लिए और अब मुख्यालय पे जाकर इस पर मंथन होगा और आगे किस तरीके से जांच बढ़ेगी, आगे कौन सा एविडेंस है, पूछताछ के लिए क्या भोपाल में सेंट्रल रेंज में बंद आतंकियों को रिमांड पर लिया जाएगा, ये तमाम तरीके की रणनीति और आगे के एक्शन के बारे में प्लानिंग जो है एनआईए अब आगे दिल्ली में करेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए मनोज। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब एनआईए की टीम भोपाल से दिल्ली पहुंचेगी और आज शाम तक एनआईए की टीम भोपाल पहुंचेगी। कई सारे दस्तावेज लिए गए हैं और अब जो है जांच और ज्यादा होगी। खरगोन में कर्फ्यू में आज भी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे की छूट मिलने से लोगों को राहत महसूस हुई। खरगोन की बिगड़ी फिजा को पटरी पर लाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। लगातार तीसरे दिन भी छूट देकर प्रशासन ने लोगों को राहत दी। हालांकि शहर में अभी भी कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है और इसी दौरान कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को पुलिस उठक बैठक कराकर सबक सिखा रही है। जनी हिंसा के बाद आज लगातार तीसरे दिन जो आदेश जारी हुए वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक के हुए, पर पूरी संभावना है कि दोपहर में भी छूट मिलेगी। कुल मिलाकर जो है प्रशासन चाहता है कि खरगोन की जो पटरी है उसको सामान्य हालात में लाया जाए और उसको लेकर निरंतर प्रयास चल रहे हैं। आईजी इंदौर और संभाग आयुक्त इंदौर दोनों यहाँ मौके पे ही मौजूद हैं। प्रशासन के द्वारा कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। आज जिस प्रकार से हनुमान जयंती है तो हनुमान जयंती पर भी किसी प्रकार के कोई धार्मिक आयोजन पर रोक है। कर्फ्यू लगातार जारी है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, लगातार हम देख रहे हैं कर्फ्यू है पर कहीं ना कहीं अब राहत लोग महसूस कर रहे हैं क्योंकि हालात सामान्य होते जा रहे हैं। क्या ज्यादा अपडेट्स, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? प्रशासन का क्या कहना है, रुख लोगों का कैसा है, पूरी जानकारी। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू में छूट दी गई है उससे लोगों को राहत मिली है। और जहां तक प्रशासन का सवाल है, प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं और हमारी उनसे बातचीत भी हुई कि कुल मिलाकर जिंदगी जो है, खरगोन की जो जिंदगी उसको पटरी पे लाना और उसी को लेकर लगातार मशक्कत की जा रही है। इंदौर रेंज के जो संभाग आयुक्त हैं और इंदौर रेंज के जो आईजी हैं वो यहीं पे मौजूद हैं। लगातार अधिकारियों की बैठक चल रही है। अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई है। उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी सामान्य हालात हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कर्फ्यू में जो ढील है लगातार तीसरे दिन दी गई है और आज हनुमान जयंती है, विशेष दिन है, उसके बावजूद भी सभी धार्मिक आयोजनों पर रोक थी। लेकिन एक सुखद बात देखने को मिली कि जब कर्फ्यू में छूट दी गई, इस दौरान लोग बाजारों में सामान लेने तो निकले ही निकले। लोग मंदिर भी पहुंचे, मंदिर के ताले बंद थे, लेकिन लोगों ने चैनल गेट से भगवान के दर्शन करे और भगवान से प्रार्थना करी है कि अब हमारा जो शहर है उसमें अमन हो, सुख और शांति हो। और कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब खरगोन का जो फिजा बिगड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं पटरी पे आते हुए नजर आ रहा है। तो आशुतोष, कुल मिलाकर ये माने कि प्रशासन की ओर से अब ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि जैसे जैसे अगर सामान्य हालत होते जाएंगे अब कर्फ्यू जल्द ही हटाया जा सकता है। इस बारे में कोई प्रशासन से बात हो पाई आपकी? इंदौर रेंज के जो आईजी हैं राकेश गुप्ता, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा सबसे पहला सवाल ये उठता है कि लोग हम ये ट्रायल देख रहे हैं, ट्रायल देखने के बाद जैसे जैसे स्थिति पे सामान रहेगा उसके बाद कर्फ्यू में पूरी तरीके से ढील देंगे। और वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अफवाह पे ध्यान नहीं दें। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस प्रकार से अभी भी जो अफवाह का दौर चल रहा है और जो घटनाक्रम केवल 10 अप्रैल को हुआ था, जो जुलूस निकला था उस दौरान पथराव, आगजनी और हिंसा की घटना हुई थी, लेकिन अभी भी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं और वो खरगोन में नहीं, वो भोपाल, दिल्ली और देश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। उसके बाद जो वायरल वीडियो हो रहे हैं सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से दुरुपयोग किया, तो कुल मिला के प्रशासन और अधिकारियों का कहना है कि खरगोन में पूरी तरीके से शांति की स्थिति है और अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें। अब प्रशासन जो है सोशल मीडिया और जिस प्रकार से ये जो वायरल हो रहा है उसको लेकर भी कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आशुतोष।
रामनवमी पर खरगोन में हुई हिंसा के बाद आज हनुमान जयंती को देखते हुए पूरे मध्य प्रदेश में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 2 साल कोरोना की वजह से हनुमान जयंती पर उत्सव का माहौल नहीं रहा, लेकिन इस बार उल्लास से उत्सव मनाया जा रहा है। शहर शहर चल समारोह निकाले जाएंगे। त्योहार के ठीक पहले प्रदेश के 2 जिलों में घटित घटना ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हनुमान जयंती पर कोई विघ्न खड़ा न हो, इसको लेकर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। डीजीपी खुद पूरे समय संवेदनशील जिलों के पुलिस अधीक्षकों के संपर्क में रहेंगे। इंटरनेट, सोशल मीडिया पर होने वाली हर गतिविधि पर पूरी नजर रखी जाएगी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी के हाथ दिखाने पर कहा कि जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी हाथ दिखा रही है वैसे वैसे तो वो साफ होती जा रही है। कांग्रेस अपना हाथ मजबूत करने के लिए दिखाती तो अच्छा होता। तो वहीं हनुमान जयंती पर जारी हुए अलर्ट को लेकर कहा कि एहतियात जरूरी है। तो वहीं बुलडोजर वाली कार्रवाई पर कहा कि शहर काजी ने जिस कार्रवाई को अवैध बताने और कोर्ट जाने की बात कही है वो गलत कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नियमों के मुताबिक हुई है। जिन्हें दिक्कत है वो कोर्ट जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। गिरफ्तारी से इसका कोई संबंध नहीं है। गिरफ्तार होना अलग प्रक्रिया है और बुलडोजर चलना वो अलग प्रक्रिया है। वो अतिक्रमण के हैं, बिना अनुमति के हैं, नियम प्रक्रिया के तहत है। खरगोन में पीएफआई का कुछ उसमें रिलेशन देखने को मिला है क्या, फंडिंग से संबंधित? जो 4-5 विषय, चाहे सूफा का हो, चाहे पीएफआई का हो, चाहे जेएमबी वाला हो, ये सारे कनेक्शन अभी जांच के विषय हैं। अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो जाएगा, निर्णय पे अभी आई नहीं। भोपाल के 4 इमली हनुमान मंदिर में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पूजा पाठ किया। मीडिया से बातचीत में विधायक रामेश्वर शर्मा ने छोला दशहरा मैदान में होने वाले चल समारोह को रद्द किए जाने पर कहा कि पुलिस का काम है कि अपराध और अपराधियों की जानकारी जुटाए। हम शांति से अपने रीति रिवाजों का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन कोई पत्थर चलाएगा तो हाथ तोड़ दिया जाएगा। तो वहीं रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी तंज कसा है। हमारी तरफ से क्लियर संदेश है, सरकार की तरफ से क्लियर संदेश है। शांति से रहो, मस्ती से रहो, झूम के रहो, अपने अपने धर्म के रीति रिवाज पालन करो। पत्थर उठाओगे हाथ तोड़ेंगे, बिल्डिंग तोड़ देंगे। अगर मंदिर जाने वालों पर पत्थर चलाएंगे तो बजरंगबली ना आपकी सुन पाएंगे ना दूसरों की सुन पाएंगे। बजरंगबली तो राम भक्तों की ही रक्षा करेंगे। खरगोन में कर्फ्यू के चलते हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिरों में ताले डले रहे हैं। भगवान के जन्मोत्सव पर दर्शन नहीं होने पर श्रद्धालुओं में निराशा देखी गई। इधर कर्फ्यू की ड्यूटी पर तैनात कुछ लोगों ने ताला बंद मंदिर की सीढ़ी पर ही दर्शन कर अगरबत्ती दीपक लगाकर नारियल चढ़ाकर माथा टेका। कर्फ्यू नियमों का पालन करते हुए पुजारियों ने भगवान हनुमान के मंदिर में पूजा अर्चना की और चूल्हा चढ़ाया। पूजा अर्चना कर पुजारियों ने पट बंद कर दिए। कर्फ्यू का शहर में कड़ाई से पालन कराया जा रहा। आज हनुमान जयंती है, उसके बावजूद भी मंदिरों में ताले लगे हुए हैं। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी कॉलोनी का एक मंदिर है, हनुमान मंदिर, प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। पंडित जी, आप यहाँ पहुंचे हैं, आज ताले भी लगे मंदिर में, क्या कहना चाहेंगे? यही है कि हम अभी इस पर अभी आए हैं, सिर्फ आज हनुमान जन्मोत्सव है तो सिर्फ भगवान का चोला इत्यादि हम पूजन करके बस यहाँ से बस जा रहे हैं और बाकी तो कोई है कि दर्शन करने नहीं आ रहे हैं। और भगवान का यही है कि हम पूजन इत्यादि करके बस कोई नहीं आ रहा है और ताले वाले लगे हैं। तो मतलब ताले लगा हुआ? हाँ, ताले लगे हैं। मतलब आज कोई नहीं आया? नहीं, आज कोई नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल कोई नहीं रहेगा। यही है कि बस भगवान की यही आस्था है कि जल्दी से जल्दी ये कार्य पूर्ण हो, सब सुख समृद्धि से रहे और सभी का कल्याण हो, और यही चाहते हैं हम। आज जन्मोत्सव भगवान का, सबका कल्याण करें। कुल मिलाकर जो है मंदिरों में ताले लगे हुए हैं और जो पुजारी यहाँ पहुँचे हैं उनका कहना है कि वो जो चोला चढ़ाया जाना था उसके लिए आए और वो घर आप वापस घर जा रहे हैं और ईश्वर से, भगवान से सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि खरगोन में जल्दी भाईचारा और जो अमन चैन है वापस लौटे। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन। हनुमान जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से निकलने वाली गदा यात्रा में पहुंचे। ये यात्रा छोटी बाजार स्थित राम मंदिर से
सिमरिया के हनुमान मंदिर तक निकाली जा रही है। सिमरिया के हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान जी को गदा भेंट करने के बाद हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाएगी। भैया सामने साइड हम लोग। और इससे पहले हनुमान जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के सिमरिया स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां उन्होंने हनुमान जी का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। कमलनाथ दोपहर में जाम सावली मंदिर पहुंचकर लेटे हुए हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें कि सिमरिया में 101 फीट के हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना कमलनाथ ने ही की थी। हम भगवान हनुमान उत्सव मना रहे हैं छिंदवाड़ा में। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, सबको जोड़ के रखने की, ये जीवित रहे। हमारे जो पहचान है अपने देश की मिलिट्री शक्ति से नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति से है। और यही आध्यात्मिक शक्ति हमें ऊर्जा दे। सब इस आध्यात्मिक शक्ति उस भावनाओं से जुड़े ताकि हमारे देश की महानता बनी रहे। गुना के हनुमान टेकरी पर इस बार बड़े धूमधाम के साथ हनुमान जयंती का आयोजन किया गया है। भक्त सुबह से ही लाइनों में खड़े होकर पवन पुत्र के दर्शन के लिए घंटों मंदिर प्रांगण में खड़े रहे और इसी मौके पर हनुमान जी को बूंदी और बेसन के लड्डू का भोग लगाया गया। हनुमान टेकरी पर हर साल मेले का भी आयोजन होता है, लेकिन कोरोना काल के दौरान मेले का आयोजन बंद है, लिहाजा इस बार मेले में काफी रौनक लोगों की है। मेला 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। और बड़ी खबर भोपाल से है। काजी साहब पर अब रामेश्वर शर्मा भड़के हैं। काजी साहब को दी बीजेपी विधायक ने हिदायत, जिनके घर जले उनके लिए जाएं कोर्ट, जिनके सिर फूटे उनके लिए जाएं कोर्ट, दंगाइयों के लिए कोर्ट जाना दीन ईमान नहीं, लेकिन कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है, आप भी जाएं, ऐसा रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया है। साहब 2 दिन में ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या यही दीदी मानते हैं? अरे आप उनके लिए कोर्ट जाते जिनके सर फूटे हैं, जिनके घर जले हैं, जिन बेटियों के साथ छेड़खानी हुई है, जिन पुलिस वालों पर हमला किया गया, जिन लोगों ने छतों से पत्थर फेंके, उनकी रक्षा में कोर्ट जाएंगे। काजी साहब यही ईमान है क्या? यही मानवता की रक्षा है? काजी साहब यही शांति का पैगाम है आपका? माफ करना काजी साहब, आप तो बोल रहे थे कि हम मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। अरे आप कौम को समझाने अगर निकलते कि कौम के लोगों इस देश में हिलमिल कर रहना है, उस तरह रहना जैसे राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान रहे थे, जो आजादी के लिए दोनों फांसी पर फंदे पर भी। और हम उम्मीद करते हैं काजी साहब आप जले हुए घरों के लिए जाओगे तो बेहतर होगा, दंगाइयों के लिए जाओगे तो अच्छा नहीं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने एक बयान से शुरू हुआ लाउडस्पीकर विवाद अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि लाउडस्पीकर के लिए कोर्ट की गाइडलाइन को मानना होगा, अजान के लिए भी इसका पालन होना चाहिए। जो समझदार मुसलमान होगा वो मेरी बात से सहमत होगा। तो लाउडस्पीकर विवाद पर बीजेपी विधायक ने बड़ा बयान दिया है। नहीं, मैंने अजान की बात इस संदर्भ में कही है कि आजकल न्याय व्यवस्था की, कानून की, न्यायालय पर भरोसे की बहुत सी बातें होती हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय लगभग 2005 में एक निर्णय दे चुका है। उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि ध्वनि विस्तारक जो होता है, ध्वनि ये भी प्रदूषण है। और अब बात कर लेते हैं खैरागढ़ की, जहां पर उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है, काउंटिंग लगातार जारी है। न्यूज 18 पर सबसे तेज और सटीक नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। अभी के रुझान जो आ रहे हैं, 14,072 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे चल रही हैं और वोटों की गिनती लगातार जारी है। कांग्रेस में जश्न का माहौल अभी से ही देखा जा रहा है। तो लगातार जो है गिनती जारी है। कांग्रेस में
जश्न का माहौल है, कांग्रेस आगे चल रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, 14,000 से भी ऊपर वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। आखिरकार कांग्रेस के जिला बनाने का दाव चल ही गया। उनकी जो गिनती है वो पूरी हो गई है और कांग्रेस 14,072 वोटों से आगे चल रही है, यानी कि यशोदा वर्मा सबसे आगे चल रही है। और जब पहला जो खाता खुला उसके बाद से अगर हम बात करें तो लगातार कांग्रेस लीड कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसको अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस ने एक तो घोषणा पत्र जारी किया था उपचुनाव में, दूसरा उसमें जो सबसे बड़ी घोषणा की थी कि 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ को जिला बना दिया जाएगा, जिसका नाम खैरागढ़ सुई खदान और गंडई होगा। तो ये दाव चलता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी के एक भी लीडर यहाँ पर मतगणना स्थल में अगर कोमल जंगेल और उनके एजेंट जो है उनको छोड़ दिया है, बाहर कार्यकर्ता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। और कांग्रेस के लिए एक तरह से कहे कि ये एक अच्छी खबर है और लगातार जीत की तरफ जो है वो कांग्रेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती लगातार रुझान आ रहे हैं और यशोदा वर्मा ने नितिन से खास बातचीत में दोबारा कहा कि एक तरह से वो जीत ही गए हैं और उनके ऊपर खैरागढ़ जो है वो अगले 24 घंटों में जो है वो जिला बनाने की घोषणा भी हो जाएगी। जी, 2023 का इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था और कहीं ना कहीं हम देख भी रहे हैं इतनी ज्यादा मशक्कत तीनों ही पार्टियों की ओर से की गई। हमने देखा जे एकदम से पीछे है और एकदम से कांग्रेस आगे निकल गई। मतलब कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का जादू अभी भी सर चढ़कर बोल रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो चुनाव है केवल उपचुनाव नहीं बल्कि 2023 में जो चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव, उसके पहले कांग्रेस पार्टी खुद ये कह रही थी, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कह रहे थे कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस में ये सत्ता का सेमीफाइनल अगर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नजरिए से देखा जाए तो सेमीफाइनल तो कांग्रेस जीत चुकी है। हालांकि अभी 2023 के चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन उपचुनाव में जिस तरीके से ताकत बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने झोंक दी थी और दोनों की प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार 7 दिनों तक वो कैंपेनिंग कर रहे थे। उन्होंने रोड शो किए, सुई खदान में रोड शो किया, खैरागढ़ में रोड शो किया और खैरागढ़ को उस रोड शो पर पूरा कवर करने की कोशिश की, सुई खदान को पूरा कवर किया, एक लोग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल था और अब कांग्रेस पार्टी एक तरह से कहे कि राहत की सांस लेती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात यह है कि क्या ये भी सवाल था कि अमूमन ये माना जाता है कि जिससे सत्ता होती है उपचुनाव उसका होता है, तो ये बीजेपी जिस तरह से दावे कर रही थी तो ये भी। जी, लगातार ममता आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां पर शुक्रवार को हथाई खेड़ा में बीती रात हनुमान जन्मोत्सव पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस का जोरदार स्वागत किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों के ऊपर फूलों के बारिश की और उनको जलपान भी कराया।